आज की क्लास का जो टॉपिक है बेसिकली आज है हमारी जो सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास है और ये बूट कैम्प एंड है बस। तो आज ये जो टॉपिक है हमारा है वो मॉडल इवैल्यूएशन की टेक्निक्स के ऊपर है कि मॉडल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि आइदर आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके एक मेट्रिक तो हमारे पास ये था कि हम एक्यूरेसी से जज कर लें और या फिर आप है ना इस तरीके से अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो स्क्वायर एरर से आप जज कर लें, ये तरीके कार थे। लेकिन और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका मॉडल किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसकी स्टार्ट करने लगा हूँ इसको। अच्छा, इसमें थोड़ा थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके साथ साथ ही थ्योरी होगी जैसे जैसे मैं कोड करता जाऊँ। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट कर ली है, रिग्रेशन, क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट। अच्छा, इसका मैं आपको आइडिया दूंगा रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, तो अब हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि कैंडीज का डेटा सेट है। इसके अंदर आपके पास बताया गया इसमें चॉकलेट है या फिर आपके पास कैरमल, किस टाइप की कैंडी है वो। ठीक है, उसकी प्राइस परसेंटेज और वन प्राइस परसेंटेज, ये सारी उसकी है ना परसेंटेजेस गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं पहले इसका थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कितना डेटा सेट है और किस तरीके का है। तो हमें देख जैसे पता लगा 85 एंट्रीज हैं टोटल और नॉन नल है हर एक के आगे, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं नल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके इसकी इंफॉर्मेशन ले लें कि किस किस्म की आपके पास स्टैट्स आ रही है इसकी, जो कि हम पहले कई क्लासेस में कवर कर चुके हैं कि इससे क्या मुराद है इस पूरे डिस्क्राइब के उसमें। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे अब ये देखें कॉम्पिटिटर नेम, यहाँ पर उसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है इस तरीके से, वन डाइम, वन क्वार्टर, एयर हेड्स। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपल ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, सॉरी कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है इसको हम ड्रॉप करते हैं और अब देखते हैं हमारे पास कितने बचे हैं। अगेन इज नल। अच्छा, इसके अंदर क्या है, हमने विन परसेंटेज को हमने ना प्रोडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम उठाया हमने और इस फीचर्स के ऊपर हमने प्रोडिक्शंस करनी है। प्रॉब्लम टाइप क्या होगी, तो मुझे बताएगा कि इस प्रॉब्लम ये इसकी प्रॉब्लम टाइप क्या होगी। मतलब मतलब ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, हमें क्या सॉल्व करना है इसके अंदर, हमने ये प्रोडिक्शन करनी है इसकी वन परसेंटेज की। तो इसकी परसेंटेज की एमएल के अंदर कौन सी कैटेगरी है ये। क्वेश्चन क्लियर नहीं है मेरा। इससे क्लियर है, दिमाग से भूल गया मैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा कौन सी हमने अभी तक दो किस्म की प्रॉब्लम्स देखी हैं। ठीक है, एक कौन 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 सी देखी है। था। एनएलपी और नहीं, प्रॉब्लम्स, that- टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मनाल कौन सी देखी है। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अच्छा सॉरी। सही है, यहाँ पे हमें विन प्राइस प्रिडिक्ट करना है, मीन्स हमें क्लासिफिकेशन ही करना है, वो सॉरी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन करना है। ठीक है, सही है, ये वाली बात तो भूलने वाली नहीं है यार। ठीक है, सॉरी। तो अब ये मैंने एक्स और वाई के अंदर रख दिया, एक्स डॉट ड्रॉप विन परसेंटेज को रखा एक्स के अंदर और आपके पास वाई के अंदर विन परसेंटेज आ गया। स्क्रीन टेस्ट स्प्लिट किया 30% ऑफ डेटा के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कैसे पॉसिबल। मॉडल बिल्डिंग करना है। अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट है ना, रैंडम फॉरेस्ट मैंने वैसे कवर नहीं किया है, लेकिन मैं इसके अंदर बता देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट वर्क कैसे करता है। रैंडम फॉरेस्ट असल में एक इंजम्बल टेक्निक है। इंजम्बल टेक्निक से मुराद ये होती है हमारे पास कि इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स होते हैं आपके पास। मैंने एक मॉडल ट्रेन किया, ठीक है, एक मॉडल ट्रेन किया, ठीक है, डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ डेटा के ऊपर। ठीक है, एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर से किसी चंक को मैंने पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में रखा। ठीक है, अब इसमें से ये जो आपके पास ट्रेनिंग सेट है इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से रैंडमली करके यहाँ पे इंस्टेंसेस भेज दिए तीनों मॉडल में रैंडम।
ठीक है, एंजेम्बल टेक्निक में इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है बैगिंग का और बूस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर होता यह है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो बूट बैगिंग का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जिसका कहते हैं हम, फुल फॉर्म है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन में आप करते ही हैं कि सिंपली आपने जो, मेरे पास डेटा सेट गिवन है, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, ये डेटा सेट गिवन है। ठीक है, अब मुझे मॉडल के अंदर भेजना है, जिसमें से मैंने 70% ऑफ द डेटा मॉडल में भेजना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इसमें से मैंने जो सिलेक्शन होगी इसके अंदर, जो मॉडल में मैं सेंड कर रहा हूँ मल्टीपल में, जब मैंने बैगिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया तो इसके अंदर मैं ऐसा हो सकता है रिपीटेड भी भेज दूँ। ठीक है, जैसे कि ये 1 है, 2 है और ये 3 इंस्टेंस हो गया डेटा का। फर्स्ट मॉडल में मेरे पास 1 2 जा रहा है और 3 जा रहा है। सेकंड में मेरे पास 1 1 एंड 2 जा रहा है। पॉसिबल है 2 3 एंड 3। ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट बैगिंग का? जी सर। हाँ, तो बस उसमें से आप है ना, क्या कहते हैं, ये टेक्निक इसके थ्रू मॉडल ट्रेन करते हैं। अब इसके अंदर ये जो इंजेम्बल की जब मैंने बात की, इंजेम्बल मॉडल्स का मतलब ये होता है कि आपने ये मल्टीपल मॉडल लिए, इन मल्टीपल मॉडल्स के अंदर आपने डेटा को भेजा। ठीक है, और इस डेटा के ऊपर आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने हर एक मॉडल से इंडिविजुअल प्रेडिक्शन ली। ठीक है, अब हर एक मॉडल से इंडिविजुअल प्रेडिक्शन ली, अब इस प्रेडिक्शन का एग्रीगेट निकालना होता है। एग्रीगेट किस सेंस में? फॉर एग्जांपल मेरे पास, अच्छा ओके, तो हम यहाँ थे कि हम लोग बैगिंग के अंदर हम लोग इस तरीके से जा रहे थे कि आपने मल्टीपल बैगिंग में मॉडल्स ट्रेन किए हैं। मल्टीपल जो मॉडल ट्रेन किए हैं, इसके अंदर इंस्टेंसेस भेजे डेटा के, और इन डेटा के इंस्टेंसेस पे आपने मॉडल ट्रेन किए। इन मॉडल्स ने जो आपके पास प्रोडिक्शन दी, आपने इसका एग्रीगेट निकालना होता है। एग्रीगेट कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉडल है जिसके अंदर अगर वो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में वोटिंग होती है। और अगर वो रिग्रेशन है तो उसके अंदर आपके पास मीन निकलता है तमाम प्रोडिक्शंस का। इसकी एग्जांपल किस तरीके से, ये देख रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली होता क्या है, मैं रैंडम फॉरेस्ट पे आता हूँ, फिर इसके हिसाब से समझ आ जाए। रैंडम फॉरेस्ट आपके पास एक ऐसा मॉडल है, इंजम्बल मॉडल है, जिसके अंदर आपने मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करवाना होता है। ये देख रहे हैं आप, डिसीजन ट्री है इसके अंदर, एक नजर आ रहे हैं? यस। ठीक है, अब हर एक ट्री को आपने डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर या सेम डेटा सेट पे अप्लाई किया। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपने इसके अंदर एक वेरिएबल होता है जिसको हम बूस्टिंग का कहते हैं, अगर आपने बूस्टिंग को ट्रू रखा तो इसका मतलब ये होगा कि इंस्टेंसेस जो मैंने रिपीटेड किए थे ना, कि 1 1 2 3 1 1 2, तो ये आपके पास है ना, इसके अंदर मॉडल के अंदर डेटा इस तरीके से जाएगा। बूस्टिंग के अगर पैरामीटर आपके पास ट्रू है तो फिलहाल के लिए अभी हम ये समझते हैं कि डेटा तीनों में गया है, तीनों ने अलग अलग प्रोडिक्शन दिए हैं। ठीक है, तीनों ने अब अलग अलग प्रोडिक्शन दिए हैं। अब क्या होगा, ये देखें, एक ने क्लास ए से दी, एक ने क्लास बी से और एक ने क्लास सी से। इंट्यूटिवली हम क्या कहना चाहिए, हमें कौन सी क्लास, हमारा ये जो मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट का, किसको प्रिडिक्ट करेगा? बी, क्योंकि 2 दफा वोटें आई उसकी। बिल्कुल, बी को करेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल के यहाँ पर हमारे पास वोटिंग के ऊपर काम होता है। ठीक है, अब ये वोटिंग के अंदर मेजोरिटी वोटिंग क्लासिफिकेशन होती है, मेजोरिटी वोटिंग के ऊपर। तो डिसीजन ट्रीज आपने मल्टीपल लर्न करवाएं, और मल्टीपल डिसीजन ट्रीज से ये जो रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल कहलाता है। यानी एक तरीके से देख लें, ये मॉडल्स एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर खुद बहुत सारे मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ प्रॉब्लम होती रिग्रेशन की, यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आती, ठीक है, यहाँ से मेरे पास दूसरे ट्री से दूसरी वैल्यू आती, और तीसरे से तीसरी आती, तो क्या करता मैं? अभी आप नहीं, रिग्रेशन की अगर प्रॉब्लम होती तो क्या करता?
इंट्यूटिवली क्या बोलें? कोई भी आंसर, सही गलत कुछ भी बोल दें, पता उसके हिसाब से मैं फिर बता दूंगा अगर गलत भी हो तो। क्या करना चाहिए मुझे इस पर? मैंने बीच में बोला भी था वैसे, जब मैंने ये ऊपर लिखा हुआ भी है, क्या करना चाहिए? नहीं, हाँ, मीन निकालना चाहिए। ठीक है, तो इन सब का हम निकालेंगे मीन। मीन कैलकुलेट करेंगे इन तीनों वैल्यूज, क्योंकि ये कंटिन्यूस वैल्यूज हैं और कंटिन्यूस वैल्यूज का मीन निकाल के जो हमारे पास प्रोडिक्शन आएगी, फाइनल प्रोडिक्शन, वो ये होगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है ये रैंडम फॉरेस्ट? जी। यस सर। अब हम रैंडम फॉरेस्ट से थोड़े से नीचे जाते हैं और काम करते हैं। यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट को कॉल किया। यहाँ पे एन एस्टिमेटर का फंक्शन, एन एस्टिमेटर का जो पैरामीटर है इसमें 500 मीन्स ये 500 डिसीजन ट्रीज को आपने लर्न करवाना है इसके अंदर। ठीक है, अब 500 डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है ये देखें, यहाँ रिग्रेसर है तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे अंदर? मीन कैलकुलेट। मीन कैलकुलेट। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने फिट किया इस मॉडल को। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है इस मॉडल की। कैसे करेंगे? एक टेक्निक है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर सिंपल ये है कि आपने प्रेडिक्टेड में से और ओरिजिनल में से माइनस कर दिया, ट्रू में से माइनस किया प्रेडिक्टेड को, तो आपके पास जो आंसर आया है उसको सम कर दिया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर है आपका डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर देखा तो ये मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मीन स्क्वायर्ड एरर। एक, क्या आपने इसका एक और एवेल्यूएशन टेक्निक, क्या आपने मीन स्क्वायर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर ये है कि सवाल हो सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, कि जब आपके पास डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स आते हैं ना, तो आउटलायर्स के ऊपर जो ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा होता है ये मीन एब्सोल्यूट एरर वाला होता है। ठीक है, तो मेट्रिक आप कौन सा जब यूज कर रहे होते हैं तब आप मीन एब्सोल्यूट एरर यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कर लिया था, लेकिन वैसे यहाँ तक तो क्लियर है। यस। सर मीन एब्सोल्यूट एरर बताता क्या है? एरर बताता है, वो भी एरर बताता है, दोनों एरर बताते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बोला आउटलायर्स, तो जब डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स हो तो आउटलायर्स के ऊपर जो होता है वर्किंग, उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर आपका मेट्रिक बेहतर रहता है। ठीक है, ओके, तो अब हम आयरिस डेटा सेट के ऊपर आ जाते हैं। यही आयरिस सेटोसा वर्सिकलर वर्जिनिका। अब इसके ऊपर थोड़ी सी लेबल, ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लास्ट क्लास में भी यही था हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इस आईडी हमने ले ली और जो ड्रॉप करके हमने सिर्फ सेपल लेंथ वगैरह लिए हैं, ट्रेन करवाए। अब ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, इसमें 300 मैंने क्लासिफायर रखे हैं। ठीक है, मॉडल डॉट फिट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स याद होगा, यस सर। याद है ना? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, मैंने एक क्लास में बिल्कुल डिटेल के अंदर समझा दिया था। सही है, जी। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा और नीचे, इसमें है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में दो चीजें होती हैं, प्रिसिशन रिकॉल और F1 स्कोर। इनके फॉर्मूलाज में दिखा देता हूँ, प्रिसिशन रिकॉल एंड F1 स्कोर। अभी F1 स्कोर तो हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपके पास है, ये रहे एग्जैक्ट फॉर्मूला। आपके पास एक्यूरेसी तो आपको याद है क्या थी आप, सही है। यहाँ पे एक्यूरेसी आपको याद है कि टोटल था जो ट्रू थे और डिवाइडेड बाय ऑल, तो आपके पास एक्यूरेसी आती है। अब प्रिसिशन क्या है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कौन से होते हैं वैसे? जो आपने यहाँ पे दिखाई भी देगा पॉजिटिव जो जी, हमने पॉजिटिव बताया और रियल में ना हो, रियल में ना, बिल्कुल हमने प्रेडिक्ट बिल्कुल। और फॉल्स नेगेटिव, जो हमने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया और वो ठीक है, नेगेटिव ना हो। सही है।
अब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नज़र आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव क्लास है आपकी और ये नेगेटिव क्लास है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम इम्बैलेंसमेंट चेक कर सकते हैं। इम्बैलेंसमेंट किस एक कॉन्सेप्ट है कि आपके इम्बैलेंसमेंट का डेटा इम्बैलेंसमेंट कि अगर मेरे पास 1000 एंट्रीज हैं और 1000 एंट्रीज में से मेरे पास जो एक पॉजिटिव क्लास है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव क्लास में मेरे पास 990 एंट्रीज मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पास 10 एंट्रीज मौजूद है, ठीक है। तो डेटा एक तरीके से इम्बैलेंस नहीं हो गया दो अलग अलग क्लासेस का, यस। है ना। तो इसको हम लोग किस तरीके से, एक तो तरीका ये है कि हम डेटा के वेरिएबल्स को जज कर लें कि क्लासेस की क्या फ्रीक्वेंसी मौजूद है हमारे पास, एक तो ये है, ठीक है। लेकिन जब आप मॉडल ट्रेनिंग कर रहे हैं और मॉडल ट्रेनिंग में अब आपके पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, रिकॉल और F1 स्कोर्स, रिकॉल और प्रिसिशन से भी पता कर सकते हैं। अब ये देखें ट्रू पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रिसिशन से हम ये बता सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव वो है जो आपके पास वो प्रिडिक्ट हो गए, यहाँ पे तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव जो आपने प्रिडिक्ट किए, ठीक है। अब मैं फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, थे वो नेगेटिव लेकिन कहाँ प्रिडिक्ट हो गए, पॉजिटिव वाली साइड पे हो गए प्रिडिक्ट, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव कौन से होंगे, थे वो क्या थे वो पॉजिटिव लेकिन प्रिडिक्ट हो गए आपके पास नेगेटिव, ठीक है। अब इस इन मैट्रिक की मदद से, इन दोनों से, रिकॉल और प्रिसिशन से, आप दोनों इनसे क्या पता कर सकते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी इसके बारे में पता कर सकते हैं कि कितने ऐसे आइटम्स हैं, कितने इतने इंस्टेंसेस हैं जो आपके गलत क्लासेस में प्रिडिक्ट हो गए, ठीक है। इसकी ओवरऑल करके आप निकाल सकते हैं कि ट्रू पॉजिटिव के जो आपके पास मेनली पॉजिटिव क्लास है उसके ऊपर अगर हम जज करके देखें तो सेकंड उसके अंदर कितनी चली गई और इसमें कितनी आ गई। इससे हमें पता है क्या पता लगता है, इससे हमें ये इम्बैलेंसमेंट का, अगर आपके पास प्रिसिशन और रिकॉल कम आ रहा है, ठीक है, प्रिसिशन और रिकॉल की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेटा इम्बैलेंस था जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर कर गई। उसने क्या किया होगा कि उसने पॉजिटिव नेगेटिव क्लासेस के अंदर सिनेरियो ये है, इसका और एक और सिनेरियो बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं स्पैम ईमेल्स आ रही होती हैं कुछ हमारे पास ना। अब जो स्पैम ईमेल्स आ रही होती हैं, क्या ये हमारे पास दिन में हजारों ईमेल्स आ रही हैं लेकिन स्पैम में देखा होगा कि एक दो ही जाती हैं, यस और नो, यस। ठीक है। yes. तो अब वो जो जा रही हैं स्पैम के अंदर, उन्होंने किस तरीके, जबकि एक इम्बैलेंसमेंट है यहाँ पर क्योंकि स्पैम बहुत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम मॉडल ट्रेनिंग करने जाएंगे ऐसे डेटा सेट के ऊपर जिसमें हमने स्पैम ईमेल का एक फॉर एग्जांपल क्लासिफायर बनाना है, ठीक है। और हमने यहाँ देखा, इसने हमारा मॉडल क्या किया, मॉडल ने देखा प्रोडिक्शन की और उसने फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा प्रोडिक्ट कर दिए और जो पॉजिटिव वाले थे उसने यहाँ प्रोडिक्ट कर दिए गलती से, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ इसमें पॉजिटिव में भेज दी। जब आपने पॉजिटिव में ज़्यादा चले गए तो आपका प्रिसिशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, लो हो जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव जब इंक्रीज करेंगे तो आपके पास प्रिसिशन क्या हो जाएगा आपका, मीन्स प्रिसाइज कितना है आपका टुवर्ड्स ट्रू पॉजिटिव। एक्यूरेसी तो आपको सिर्फ ये बता रही थी कि ओवरऑल रिजल्ट में कितना बेहतर है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ जा रहे हैं कि पर्टिकुलर इस इंडिविजुअल रीजन के अंदर पॉजिटिव साइड के ऊपर कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है। इसको हम एक और नाम भी कहते हैं सेंसिटिविटी के नाम से और इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ से आता हूँ, अब यहाँ देखें, अच्छा यहाँ पे आया है 111, ठीक है, कम्प्लीटली 111 आया, तो एक तरीके से बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा मॉडल परफॉर्म करके आए या क्या किया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी आ जाए ना तो प्रॉब्लम होती है। अब F1 स्कोर जो होता है, F1 स्कोर बेसिकली हार्मोनिक मीन होता है इनका। हमने अभी तो ये देखा कि प्रिसिशन और रिकॉल को अलग अलग किया, लेकिन अगर प्रिसिशन और रिकॉल को मैं मिला दूँ तो F1 स्कोर बनता है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इनका हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ।
रेफरेंस को देखें, प्रिसिशन डॉट रिकॉल प्लस प्रिसिशन प्लस रिकॉल, ये इन दोनों का ओवरऑल होता है। एक तरीके से कह लें कि एवरेज टाइप हो गया इसका, ठीक है। तो हर एक क्लास के ऊपर आया, ये देखें इसके ऊपर 0.89 है, इस क्लास के ऊपर कितना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर है हमारे पास, अच्छा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के बाद है हमारे पास ये क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक। अच्छा हाइपर पैरामीटर, हाँ क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन में क्या है, क्रॉस वैलिडेशन सेट के अंदर आपके पास क्या है, आपने मॉडल बिल्ड किया, ठीक है। पहले मॉडल बिल्ड कर रहे थे हम सिंपल, एक जो ट्रेनिंग सेट में हमने 70% अलग किया और 30% अलग किया और हमने भेज दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि मॉडल आपका सही नहीं हो, क्योंकि वो जो इंस्टेंसेस आ रहे हैं जिसके ऊपर आपने प्रेडिक्ट किया था उसने सही नहीं किया। तो अब मैं क्या करूं, एक नई टेक्निक हम अप्लाई करते हैं जिसको हम क्रॉस वैलिडेशन कह रहे हैं। क्रॉस वैलिडेशन में आप क्या करेंगे, आपने डेटा लिया, डेटा को आपने अभी भी 70 और उसमें ब्रेक करना है, ठीक है, 70 और 30 के उसमें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 70 और 30 के अंदर किस तरीके से ब्रेक होगा, ये 1 2 3 4 5 इंस्टेंसेज है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 5 इंस्टेंसेज है, मीन्स यहाँ पे अभी कितने परसेंटेज के हिसाब से हुआ होगा 0.2, 20% डेटा स्प्लिट हुआ है टेस्टिंग के अंदर, और 80% इन्होंने कर दिया है उसमें आपके पास ट्रेनिंग में। फर्स्ट इंस्टेंस में जब मैं मॉडल, एक मैंने मॉडल जनरेट किया और उसके ऊपर मैंने अब काम करना शुरू किया, ये मेरा मॉडल है। पहली आइट्रेशन में मैंने इसको टेस्टिंग के ऊपर रखा और ये चारों ट्रेनिंग सेट में भेज दिए इस मॉडल में, उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। सेकेंड टाइम इसी मॉडल पे मैंने इसको होल्ड करके रखा और ये बाकी सारे इंस्टेंसेस भेज दिए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम चलते गए, यानी एक एक करके हम सारे भेजते गए और एक्यूरेसी कैलकुलेट करते गए, ठीक है। हम लोग, इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा है, वो जो हमारा मॉडल है, दूसरे जो डेटा सेट है जो नया आपके पास क्या कहना चाहिए टेस्टिंग साइड है, उसके ऊपर सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। इसकी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं और सीरियस से समझा दूँ कि ये मेरे पास पार्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट मॉडल के अंदर इसको लर्न करवाया था तो मेरे पास तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गई थी इस टेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि हो सकता था कि इस चंक के अंदर है ना, इस वाले पर्टिकुलर चंक में कुछ ऐसे पैटर्न हो जो इसने देख लिए और लर्न कर लिए और इसमें इन बाकी तीन से फेमिलियर हो, ठीक है। तो ये कर गया। लेकिन यहाँ पे हो सकता है अब सेकंड के अंदर ये वाला चंक जो था इसके अंदर ऐसा पैटर्न हो मौजूद जो कि हमारे मॉडल ने कभी इसमें अक्ल नहीं किया। तो अब क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी या कम होगी, इस सूरत में एक्यूरेसी बढ़ेगी कम होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, क्रॉस वैलिडेट करेंगे हर एक पर्टिकुलर पे जाके, और इस तरीके से हम इसको मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? सही से सही, मैंने ना इसमें किया, आपने क्रॉस वैलिडेशन बोली थी तो मैंने असाइनमेंट में किया था। तो आखिर में उसका मीन ले लिया करे ना, मैंने कुछ 46 वैल्यूज पे चलाया था तो 60 से रेंज करके 80 तक जा रहा था, तो मैंने मैंने उसका मीन ले लिया था ये। सही है। हाँ तो ये होता है इसका, यानी आपने जब मैंने इंडिविजुअल एक्यूरेसी की बात की ना, तो इंडिविजुअल एक्यूरेसी का मीन निकाल देते हैं हम, तो हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर हमारा जो ओवरऑल मॉडल है वो कितनी एक्यूरेसी दे सकता है, एवरेज से हमें पता लग जाता है। सही है। सर बाकी क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स भी थी वो, ये सिर्फ एक रैंडम स्टेट वाली होती है ना? ये रैंडम स्टेट नहीं, इसकी इस टेक्निक का नाम होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। कि क्रॉस। ये के फोल्ड कहलाती है। के फोल्ड मीन्स ये यहाँ पर जो है बेसिकली वो बता रहा है कि आपने कितने फोल्ड्स के अंदर का डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। जैसे कि यहाँ पे 5 चंक्स में इन्होंने तोड़ दिया, तो ये 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, ठीक है। अच्छा एक और ओके। टेक्निक होती है, एक टेक्निक और होती है, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है इसमें ना, मैं वो भी बता देता हूँ। होती है वन आउट, ठीक है, ये देखी थी।
वन आउट वाली? मैंने सिर्फ पहली वाली देखी थी जिससे रैंडम स्टेट सेट करना है। वन आउट वाली से मुराद ये गया, मेरे पास अभी मैं यहाँ पे इतना सारा 20% है ना, मैं ये देता हूँ मेरे पास यहाँ से लेके 10,000 तक एंट्रीज है। ठीक है, अब मेरा मॉडल पता है क्या करेगा? 99 एंट्रीज को मैं डालूंगा ट्रेनिंग में और 1 को रखूंगा मैं टेस्टिंग के अंदर, बस। ठीक है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने टेस्टिंग में डाल दिया और बाकी सबको कर दिया ट्रेनिंग में। सेकंड आइट्रेशन जब चलेगी तो उसके अंदर ये वाला ट्रेनिंग में टेस्टिंग में आएगा और ये सारे वापस आपके पास उसमें चले जाएंगे ट्रेनिंग में। तो हर एक के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता है, इसको हम यूटिलाइज ज़्यादा कर नहीं रहे होते, प्रॉब्लम स्पेसिफिक देखना पड़ता है इसके हवाले से। सही है, इसके नीचे मैंने एक रिसोर्स दिया है वैसे प्रोवाइड किया है कि इनको इन डेप्थ मैं के फोल्ड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा इजी है। तो बाकी ये जो है ना, अगर इन डेप्थ इसको देखना है वन आउट वाला, ठीक है, वन लीव आउट कहलाता है ये पूरा, तो इसको है ना नीचे वाले रिसोर्स के अंदर देखिएगा। सही है, हार्ड तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं हो रही अभी? नहीं सर, सर समझ आ रहा है। सबको समझ आ रहा है? यस। चलो सही। ठीक है, अब हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर जनरेट किया है, क्रॉस वैलिडेशन की, और ये देखें 3 मी आ गए हमारे पास कि कितना हमारे पास क्या होगा आपके पास। जब हमने मॉडल ट्रेन किए तो यहाँ पे 3 फोल्ड्स बनाए, इसके 3 फोल्ड्स मतलब एक में मैंने 33% के करीब तोड़ा होगा और बाकी में मैंने 77 इस तरीके से कर दिया होगा, 3 फोल्ड बने। सही है, उसकी बेसिस पे। अच्छा, यहाँ पे एक होता है कॉन्सेप्ट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का आर्टिकल पढ़ा था वैसे, एक शेयर भी किया था मैंने। ओवरव्यू क्या सर, पहले पढ़ा था पर जब जब आपसे क्लासेस नहीं ले रहा था उससे पहले ओवरव्यू क्या था बस। तो इसके अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब यह है कि मैंने लास्ट टाइम बताया था एक टाइप होती है पैरामीटर्स एंड एक होते हैं हमारे पास हाइपर पैरामीटर। पैरामीटर्स वो चीज़ें होती हैं जो मॉडल खुद से लर्न करके लेके आता है। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट है। ठीक है, हाइपर पैरामीटर्स आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मॉडल को देनी होती है। एक तरीके से आपने बताना होता है बेंचमार्क के तौर पे कि भाई यहाँ से स्टार्टिंग करो। जैसे कि आपने एस्टिमेटर्स बताए कि कितने आपके एस्टिमेटर्स होने चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट में कितनी डिसीजन ट्रीज बननी चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। ये उसने नहीं, उसने तो डिफॉल्ट पैरामीटर रखा हुआ होगा लेकिन आपने डिसाइड करके बताना। ठीक है, या फिर आपने इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, डेप्थ से मुराद ये हो गया, डेप्थ याद है ना वो उसके अंदर डिसीजन ट्री में बताई थी। कितने नोड्स नीचे जा रहे हैं। हम्म। इसकी डेप्थ कितनी है मनाल? कितनी डेप्थ है इसकी? 3। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये हाइपर, इसके अंदर हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है आपने ऑप्टिमल, इससे आपको वो पैरामीटर्स मिल जाते हैं पर्टिकुलरली जो आपके मॉडल के लिए बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें एस्टिमेटर्स, यहाँ पे एस्टिमेटर्स 100 यानी 100 डिसीजन, 200 और 500 ट्रेन करो। डेप्थ आपके पास 4, 6 और 8 हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एस्टिमेटर के सबसे पहले एस्टिमेटर चलाया एक लूप में, देन उसके बाद मैक्स डेप्थ। अब ये बनेगा इस तरीके से कि रैंडम फॉरेस्ट हमने ट्रेन किया, एस्टिमेटर और मैक्स डेप्थ भेज के फिट किया, स्कोर कैलकुलेट किया, उसको स्कोर की एरे में डाला और मैंने वो पैरामीटर डाल लिए कि ये स्कोर पर्टिकुलरली कितने उस पर आ रहा था। मैं अब ये चलेगा कैसे, ये 2 लूप है तो 100 आपके पास सबसे पहले वो लिया इसने एस्टिमेटर, फिर 100 को 3 दफ़ा चलना। ठीक है, 3 दफ़ा क्यों चला? वो इनर लूप चला। इनर लूप में कितने 3 वैल्यूज हैं, तो इसने एक दफ़ा 4 पे भी मैप किया, 6 पे एंड फिर 8 पे। ठीक है, फिर आगे सेकेंड आइट्रेशन में उसने 200 उठाया और यही चीज़ की। थर्ड आइट्रेशन में इसने, तो टोटल आइट्रेशन कितनी हो गई?
टोटल आइट्रेशन कितनी हो 9। गई? 9 आइट्रेशन हो गई, सही है, ठीक है। अच्छा, तो 9 आइट्रेशंस के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आई हैं, हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मैंने डेटा फ्रेम में डाल दिया इसको, स्पोर्ट्स के एरे को और पैरेंट्स को। ठीक है, इन दोनों को अब देखते हैं हम क्या बनता है। सबसे अच्छी एक्यूरेसी कहाँ आ रही है? तकरीबन सिमिलर एक्यूरेसी है, सही है। हो सकता है ऊपर नीचे हो यस। जाए, अगेन हम इसको देख लेते हैं अगर ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा, चेंजेस नहीं आई, ज़्यादा चेंजेस ही नहीं आई इसमें। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, तो ये है आपके पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अंदर है ना एक ये जो मैंने काम किया ना, ये काम किया है एक तरीके से, इसको उसमें आर्टिकल में पढ़ लिया, ये काम किया है इन्फॉर्म सर्च की टेक्निक है बेसिकली। एक आप टेक्निक होती है, मैंने असल में पैरामीटर्स को फाइंड भी तो करना है ना, कि बेहतरीन पैरामीटर्स मेरे लिए कौन से होंगे। अब मेरे पास मॉडल इतने सारे हैं, अगर एक मॉडल पे मैंने, ठीक है, ये तो अभी 3 पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास आउटर पैरामीटर्स 300 हो, ठीक है, मैंने क्लासिफायर के अंदर 300 पैरामीटर्स बनाए, ठीक है, डेप्थ मैंने रख दी, डेप्थ के अंदर मैंने 200 वैल्यूज रख दी, ठीक है, और मैंने अगेन कोई इसका एक और पैरामीटर मिनिमम लीफ का एक और पैरामीटर होता है, उसके ऊपर 100 वैल्यूज रख दी। तो मुझे बताएं मेरे पास कितनी आइट्रेशन चल जाएंगी? हर 300 पहले तो 200 मरतबा चलेगा, फिर सेकंड हाँ, नहीं। फिर बिल्कुल बिल्कुल, हर हर एक 200 मरतबा चलेगा, फिर वो 100 मरतबा चलेगा। मल्टीप्लाई कर जी। लें इसको सीधा यार, कितना हो गया? 300 इंटू 200 कितना हो गया? 3 2 6, 0 0 हाँ। 0 0, ठीक है, ये कितने आ गए? सही है, 4 जीरोज हो गए, ठीक है। आपके पास ये 60,000, 60,000 को 100 से करेंगे कितना हो गया? 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 60 लैक्स हो गए भाई ये। तो क्या हम लोग 60 लैक्स के ऊपर अब चेकिंग करेंगे कौन सा पर्टिकुलर वो ऑप्टिमल पैरामीटर्स होंगे जो मेरे पास एक्यूरेसी सबसे अच्छी दे रहे हो? क्या ये अप्रोच अच्छी है? नो। नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो इसको, इस अप्रोच को हम कहते हैं, वैसे ये अप्रोच जो कहलाती है आपकी, वो कहलाती है, जो मैंने किए ये है एग्जॉस्टिव सर्च है, ग्रिड सर्च सीवी, ग्रिड सर्च की, ग्रिड सर्च कहलाता है। ग्रिड सर्च सीवी बेसिकली इसकी लाइब्रेरी है जो इससे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इसके बजाय भाई ये काम करते हैं हम, कि इसमें से हम लोग सिर्फ, मैंने 60 लैक्स टाइम नहीं जाना, मैंने फॉर एग्जांपल इसको दे दिया कि 300 टाइम चले और पैरामीटर्स देखें। 300 टाइम और पैरामीटर्स कैसे देखेगा? ये रैंडमली पिक करेगा जो मेरे पास मैंने स्पेस डिफाइन किया है, ठीक है। मैंने एक पैरामीटर 300 दिए थे, एक 200 दिए और एक 100 दिए। मैंने चलाना सिर्फ 300 टाइम है, 60 लाख टाइम नहीं चलाना, क्योंकि ये तो 60 लाख के ऊपर जा जाए, इसमें नहीं चलाना मैंने 300 टाइम। तो हमने इन पैरामीटर्स में से रैंडमली 300 टाइम पैरामीटर सेलेक्ट करने और उनके ऊपर मॉडल ट्रेन करना है। तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है रैंडम सर्च, सही है। सही से, और आपने जो की थी वो इन्फॉर्म सर्च होता है। नहीं, अच्छा, ये दोनों जो है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये दोनों जो टेक्निक्स है ना ये कहलाती है इन्फॉर्म सर्च की टेक्निक्स है। अच्छा। सॉरी सॉरी सॉरी, उलट हो गया, उलट हो गया, अनइन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड होते हैं। हाँ, अनइन्फॉर्म्ड इस वजह से क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता कि उसमें जाना है। इन्फॉर्म सर्च की जो टेक्निक है ना, वो आपको मिल जाएगी, वैसे वो कहलाती है बेसियन ऑप्टिमाइजेशन की, ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है। बेसियन ये बैकएंड में आपके पास बेस थ्योरम यूज करता है, और जिसकी मदद से आप है ना ऑप्टिमल पैरामीटर्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है। चलें, सेकंड लास्ट क्लास है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बता दूं इसमें और डीप में बताऊं इसमें।
या ज़्यादा हो गया अभी? आपकी मर्जी। नहीं, आप लोग भी तो बताएं। बता दूं? बता दो। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास, पहले मैं ये इन्फॉर्म्ड और ये आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब मैं बात कर रहा था अनइन्फॉर्म सर्च के ऊपर, ग्रेड सर्च सीवी, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हमने एक तरीके से यहाँ पे ना अचीव क्या करना है, अचीव बेसिकली हमने करना है ग्लोबल, या अगर हम लोग मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हमेशा ग्लोबल मिनिमा अचीव करने की तरफ जाते हैं। और अगर हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को अचीव कर रहे हैं तो हम मैक्सिमाइज ग्लोबल मैक्सिमा की तरफ जाते हैं। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, क्या है ये, काराकोरम की पहाड़ियाँ, ठीक है। सही है। अब फॉर एग्जांपल एक हिल क्लाइंबर है, तो वो चाह रहा है कि मैं एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचूं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, मैक्सिमम है जो। तो वहां पे पहुंचने के लिए आपके पास जो, मैं ये प्रॉब्लम कहलाएगी आपके पास मैक्सिमाइजेशन की, कि आपको मैक्सिमम उस तक पहुंचना है, ठीक है, सबसे टॉप पे पहुंचना है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। मिनिमाइजेशन से क्या मुराद हो जाएगी, मिनिमाइजेशन से फॉर एग्जांपल मेरी मुराद ये हो जाएगी कि मुझे सबसे नीचे इन डेप्थ पहुंचना है, ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा, वहां पहुंचना है, तो ये ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा और ये आपके पास मैक्सिमा हो जाएगा। अब ये ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, ये एआई के अंदर प्रॉब्लम कहलाती है हिल क्लाइंबिंग की, ऑप्टिमाइजेशन की। तो अब इसकी मदद से आप किस तरीके से अचीव करेंगे हाइपर पैरामीटर्स के स्पेस के अंदर, ठीक है। हमारे पास यहाँ किसकी, हमारे पास मॉडल को जज करने का मेट्रिक क्या है? हाई। नहीं नहीं, मॉडल को किस मेट्रिक के ऊपर हम जज करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी मेरे पास आई हुई है और ये मेरे पास एक्यूरेसी है, ठीक है। अब इस एक्यूरेसी को देखना है मैंने, अचीव करना है। एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज। और ये आपके पास वो पैरामीटर्स हैं, सर्च स्पेस है, ठीक है, यानी आपके पास वो सेट है जिसके अंदर आपने मॉडल बिल्ड किया है, ठीक है। ये जैसे कि ये एक सेट है जिसके ऊपर आपने मॉडल बिल्ड किया है। अब इसके ऊपर मैंने एक्यूरेसी निकाली, एक एक इंस्टेंस के ऊपर एक्यूरेसी कैलकुलेट की, वो जैसे यहाँ आ गई, सेकंड इंस्टेंस पे की, फिर यहाँ आ गई, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आती गई, यानी हर एक पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करता गया और मैंने ग्लोबल मैक्सिमा को अचीव कर लिया। ये कौन सी अभी मैंने इन्फॉर्म सर्च की टेक्निक बताई, ये कौन सी टेक्निक है अनइन्फॉर्म सर्च में? हर एक के ऊपर चलाया मैंने। बेस। नहीं नहीं नहीं, हर एक पे चला के चेक किया मैंने, तो ये कौन सी अच्छा, वो अनइन्फॉर्म? ग्रिड ग्रिड, सर्च। ठीक है, ये ग्रिड सर्च है। अब ये मुझे मैंने बताया कि जैसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बजाय 60 लाख एंट्रीज जा रही थी, तो 60 लाख की बजाय हमने ये करना है कि इसको रैंडमली सिलेक्ट करना है, ठीक है। रैंडमली कैसे सिलेक्ट करना है, ओके, तो हम यहाँ पे थे कि ये ग्रिड सर्च है, तो ये ग्रिड सर्च हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि 60 लैक्स के ऊपर अब जाना बहुत हेक्टिक काम है, तो बेहतर ये है। अच्छा, अभी तो डेटा सेट हमारे पास बहुत छोटा था, डेटा सेट ह्यूज हो, जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉब्लम पे काम किया था, तो उसका जो डेटा सेट था वो 2 करोड़ था, ठीक है। तो अगर मैं उसके ऊपर ये काम करने लगा ना, तो मैं तो फिर मेरी ज़िंदगी कट जानी है पूरी, लेकिन वो मैं ऑप्टिमल पैरामीटर्स तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जीपीयू तो अवेलेबल है नहीं एनवीडिया की, ठीक है। सही, तो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक लगाएंगे रैंडम सर्च की। फिर ये क्या होगा, रैंडम सर्च में वो रैंडमली जाके चेक करेगा, कभी इस पॉइंट पे आ गया, कभी वो इस पॉइंट पे आ गया होगा,
कभी ये वाले फीचर सेट उठा लिए होंगे। तो मुझे ये बताएं, अभी आप नहीं बताना ये बात, आप ये बताएं कि इस रैंडम सर्च के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है मैं ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंच जाऊं। ऐसा पॉसिबल है कि मैं रैंडमली चल रहा हूँ? पॉसिबल है या नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल यही बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ये। तो इसलिए ना इसके अंदर रैंडम सर्च में लाजमी नहीं है हम ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये है चीज आपके पास इसके अंदर, ये जो रैंडमाइज किया ना आपने चीज़ों को, ये बेसिकली आपने इसके अंदर स्टोकेस्टिसिटी ऐड की है। जब आप इसके अंदर टर्म सुनेंगे ना आगे चल के और आगे पढ़ेंगे और डीप लर्निंग को स्टडी करना शुरू करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने वेट्स और ग्रेडियंट्स लर्न करने, तो एक स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक मीन्स रैंडम, आप रैंडमली काम कर रहे होंगे, रैंडम चेकिंग कर रहे होंगे कौन से पैरामीटर्स बेहतर हैं जो आपके पर्टिकुलर मेट्रिक को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। क्लियर है ये सब या इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, क्लियर है। हाँ, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा के लिए मैंने मैक्सिमा की बात बता दी, मिनिमा के लिए मैं कौन सी प्रॉब्लम है? ऐसा कोई मैट्रिक है जिसमें मैं एरर कैलकुलेट करता हूँ? ऐसी कोई प्रॉब्लम है? अभी तो पढ़ाया था, अभी जो जिस चीज का भूल गए थे आप लोग। ओह, क्या? क्लासिफाई? नहीं, क्लासिफिकेशन, सॉरी, हाँ रिग्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन। रिग्रेशन। रिग्रेशन में था आपके पास एरर एब्सोल्यूट एमएई या एमएससी, ठीक है। यस। अब ये जो एमएई है बेसिकली इसको आपने मिनिमाइज करना है, एरर को हमेशा कम करना होता है, बढ़ाना होता है? काम करना। कम करना होता है। तो फिर हम लोग मिनिमम्स की तरफ जाएंगे और अगेन यही दो टेक्निक ग्रिड सर्च और रैंडम दोनों अप्लाई करके देखेंगे। ग्रिड सर्च वैसे यूजुअली हम लोग अप्लाई करना स्मॉल डेटा सेट पे तो कर जाते हैं, लेकिन ग्रिड सर्च बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कंप्यूटेशनली मुश्किल इस सेंस में कि कंप्यूटेशनली बहुत हैवी हो जाता है। सही है। तो आज के लिए ये था हमारे पास।